बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो टॉप स्टोरी वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर आखिर क्यों इमरान खान के फ़लसफ़े और इमरान खान के नज़रिए को शिकस्त नहीं दे सका। दूसरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल आफरीदी और जो नया ब्लड पीटीआई को कैप्चर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, उनके तोड़ के लिए जो पुराने घिसे पिटे खिलाड़ी थे उनको शाह महमूद के पास भेजा है। तीसरी ये है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ आखिर क्यों पंजाब में कत्लेआम करवा रहे हैं। ये तीन स्टोरीज़ हैं। पहले चलते हैं जनरल आसिम ला और इमरान ला का जो मुकाबला चल रहा है। कोई माने या न माने, पाकिस्तान में इस टाइम दो ताकतें हैं। एक ताकत के पास गन है, पावर है, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इसकी पुष्ट पे खड़ा है जनरल आसिम मुनीर। जबकि दूसरी पावर जेल में पड़ी है, उसका नाम इमरान खान है, उसकी जमात तहरीक इंसाफ है, जिसका झंडा लहराना, बात करना, उसकी फ़ोटो लगाना पाकिस्तानियों के लिए एक ताज़ीरात के तहत जुर्म है। इस तमाम तर के बावजूद जो पहला ग्रुप है जनरल आसिम मुनीर, जो अपना थ्योरी लेके आए आसिम ला कि जो कुछ कहूँगा मैं कहूँगा, जो कुछ सुनना पड़ेगा मेरी सुनी जाएगी, और जो मैंने कहा है वो अक्ल कुल है, उससे इख्तिलाफ मुमकिन नहीं। सियासत से लेकर खारजा तक, खारजा से लेकर मईशत तक, जहाँ जहाँ भी जनरल साहब का इरशाद ग्रामी है या उसकी टीम है, तो उससे इख्तिलाफ करने वालों को ना सिर्फ गद्दार कहा जाएगा, कमक्कल कहा जाएगा, बेगैरत भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे टाइटल मिल जाता है। और तो ज़्यादा अगर सख्ती की और बज़िद रहे तो पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये उनके हाथ में ये कुलिया है। जबकि दूसरी साइड पर निहत्ते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नज़रिया है, आवाम है, सोशल मीडिया है, और सबसे बढ़कर जो नौजवानों के हाथ में मोबाइल जो सोशल मीडिया है उसका जो कब्ज़ा है इनके पास है। तो तमाम तर ताकत के बावजूद अब देखिए इमरान खान का जो फ़लसफ़ा और नज़रिया है ये हावी नज़र आता है। और तो और मुल्क का कोई भी इलेक्शन करवाएं उसमें धांधली करने की पहले ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब जब उसने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट किया है तो महल्ले वाले लोगों को भी नहीं पता कि उस इलाके में कोई इलेक्शन हो रहा है या नहीं। और तो और आरओज़ और जो पोस्टर लगाने वाले या बेचने वाले हैं वो भी दुहाइयाँ देते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने बाइकाट करके उनको इतना बेवकूफ़ क्यों कर दिया है। और तो और कभी कभी किसी न किसी जगह से टेलीफोन आ जाता था, मीटिंगें हो जाती थी कि धांधली ऐसे करनी है या वैसे करनी है। और अब इस नज़रिए की सबसे बड़ी फतह देखिए कि हुकूमत को धांधली से ज़्यादा टर्न आउट की फ़िक्र पड़ गई है। कि पहले तो ये होता था कि लोग पोलिंग स्टेशनों पे रुख तो करते थे, आखिर में रिज़ल्ट तब्दील किया जाता था। अब तो ये है कि बंदे कैसे आएंगे, और जब कैमरे दिखाएंगे कि बंदे तो आए नहीं, तो जीतने वालों को हम कितने वोट दिखाएंगे और हारने वालों को कितने दिखाएंगे। हाय, इसको कहते हैं फतह। अब जनरल आसिम लॉ का एक मेन खिलाड़ी है राजा सुल्तान सिकंदर। पाकिस्तानियों, ये भी इसी मुल्क में ही मुमकिन है और जनरल आसिम लॉ के नीचे ही मुमकिन है कि एक शख्स पिछले 9 माह से रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल के बैठा है। तो कैसा है? ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि रिटायरमेंट के बाद एक तो जो लॉ में तरमीम की गई थी कि पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आर्मी एक्ट 1953 के तहत, कि वो जब तक चाहे, उसकी उम्र का कोई तयन नहीं है, लेकिन उसके साथ चलने वालों की उम्र का हद का तयन भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जनरल साहब के पास हैं उसका अख्तियार, तो वो उनको शाबाश मिलती रहेगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद भी तनख्वाह भी ले रहा है और मज़े भी ले रहा है। तो कौन कहता है मुल्क में आसिम ला नाकाम हो गया है? तो ये जो नाकामी है इसका एक और आप देखें कि तमाम तर मशीनरी के बावजूद ना तो तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा सका, ना उसकी सोशल मीडिया टीम को तोड़ा जा सका, ना उसके बयानिए को दफन किया जा सका, और ना ही किसी और फील्ड में उसका मुकाबला किया जा सका। और तो और
अब वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि केपी में जनाब का फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करते। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस मौके पर जो इमरान लॉ है वो जनरल आसिम मुनीर के लॉ को डिफीट करता नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान के ये जो हालात वाक़यात हैं ये आप सुनते जाएं तो आपको ये बात नज़र आ जाएगी कि इमरान खान को ये तोड़ नहीं सके। उसको जेल में रखा, अपने साथ जज मिलाए, मुकदमात पे मुकदमात किए, पंजाब पुलिस का डंडा चलाया, लेकिन कुछ भी बन ना पाया। और तो और करप्शन के मुकदमात में 14 साल, 30 साल, 28 साल कितनी मुकदमात पे उनको सज़ाएं दी गई, उनकी फैमिली लाइफ को डिस्कस करके सज़ाएं दी गई, लेकिन फिर भी अभी तक उसको करप्ट साबित नहीं किया जा सका। हजूर, आप कैसे करप्ट साबित करेंगे? उसके अकाउंट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जितना वो कमाता था उससे कम उसके अकाउंट में पड़ी है। उसका घर जो है बनी गाला का, लोग करप्ट जो हैं करप्शन करते हैं अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए, वगरना जो अपनी नस्ल उनको जो अपनी ज़ात होती है, जो मौजूदा नस्ल होती है, वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ियाबतिस, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या दीगर ऐसे अमराज में मुब्तला होते हैं कि अल्लाह ताला उनको फ्रूट तक की नेमत से महरूम कर देता है। यकीन ना आए तो आप शहबाज शरीफ की खुराक देख लें। ये जौ की रोटी खाता है। इस करप्ट आदमी को अल्लाह ताला ने मीठी चीज़ से भी, खट्टी चीज़ से भी, नए फ्रूट से भी और पुराने फ्रूट से भी मना कर रखा है। आप आसिफ जरदारी की खुराक को देखें। इस इंसान ने करप्शन में चैम्पियन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन फिर भी ये भिंडी की जो कुछ सालन है उससे रोटी खाता है, एक चपाती खाता है, और अब तो इसको ये भी नहीं याद रहता कि इसने पानी मंगवाया था उसे पीना है या नहीं। अल्लाह ने एक बच्चा दिया था और बकौल शेख रशीद के, ये हम नहीं कहते, हमारे मुंह में खाक, हम कमज़ोर आदमी हैं, उसने कहा था कि इसमें फ़ाल्ट है। तो उस जो बात कुछ करता है सोशल मीडिया उसको रंग कुछ और दे देता है। जैसे उसने अभी कहा गवर्नर साहब, तो इस पे जो मीम्स बनी है कुर्बान जाऊं, बिलावल ने एक दफ़ा कहा और 10,000 दफ़ा गवर्नर साहब, तो उन्होंने उसको जो दीगर एंगल है उधर कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का इंसाफ होता है और बड़ा टाइमली होता है। तो ये इस तनाज़र में आप देखें तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना इमरान खान के नज़रिए को तोड़ा जा सका, ना इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा सका, ना इमरान खान की मकबूलियत को नीचे ले जा सका, और तो और ना उसको करप्ट साबित किया जा सका। अब भी वक्त है ये दोनों लॉ अगर एक तरफ हो जाएं, यानी पाकिस्तान में अमन हो जाए, इंसाफ हो जाए, तो फिर ये दोनों लॉ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सुननी तो किसी ने नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात कहनी है। दूसरा जो हमारा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी और इस जैसी जो नई एक पहुंच आ रही है तहरीक इंसाफ में, जिसने पुराने के पुराने जो बाबे थे उनको ख़त्म कर दिया था, उनको साइड लाइन कर दिया, और अब जो मौजूदा वोटर और जो सोशल मीडिया है वो पुराने आदमियों को मुंह भी नहीं लगाता, और तो और इनकी तस्वीर और इनकी ख़बर को भी शाया कोई नहीं करता। ये वो लोग थे असद उमर, फवाद चौधरी, सिब्तैन खान, इमरान इस्माइल और एक और मौलवी रह कराची वाला, जिसको हमेशा से बगावती नज़र आती थी इमरान खान के दौर में। अब कभी इस कोने में टक्कर मारते हैं तो कभी इस कोने में टक्कर मारते हैं, और कोसते हैं अपने पुराने मास्टर्स को, अपने फ़ौजी जर्नलों को, कि आप लोगों ने हमें पीटीआई से निकाल कर किन लोगों के हाथ में दे दी है, जो ना आपका फ़ोन सुनते हैं, ना आपसे डरते हैं, ना आपको खातिर में लाते हैं। तो अब आपने देखा जो सुहेल अफरीदी खुद आया, जो अपनी काबीना को लेके आया, जो उसने नया सेनेटर बनाया, एक सुहेल अफरीदी की जगह 100 सुहेल अफरीदी इस बिना पर खड़े हो गए हैं कि हम अब खुद पीटीआई हैं और ख़ुद मुकाबला करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ये भी डर है कि ये जो केपी का फार्मूला है नए ब्लड का,
अगर ये पंजाब में दाखिल हो गया तो फिर क्या बनेगा। अब तो जितने भी MPs MNAs हैं ये तमाम के तमाम पंजाब के कंप्रोमाइज्ड हैं। अगर उनकी जगह एक सुहेल अफरीदी आ गया या उसकी जगह जो तरकई ख़ानदान की तरह और कोई एंट्री मार के आ गया तो ये जो चौधरीज़ हैं, ये जो मलक्स हैं, ये जो खान हैं, ये जो नवाब हैं, ये किधर जाएंगे। इनको रातों रात ये जब ख्याल आता है तो ये तमाम जो घिसे पिटे मोरे हैं, ये जो फजूल किस्म के लोग हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है, ये यकायक शाह महमूद कुरैशी के दरबार में पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, हजूर हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, आप भी गए, हम भी गए, इस्टेब्लिशमेंट भी गई और PTI की जो क़यादत है वो तो नए बच्चों के हाथ में चली गए जिनको ये भी नहीं पता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ना उनको सियासत आती है, ना उनको अखलाकियात आती है। मज़े की बात देखें कि वो आदमी जिसकी मुलाकात सिर्फ फैमिली वाले कर सकते हैं, यकायक जेल के दरवाजे खुलते हैं, वो बहर हॉस्पिटल में आता है और फिर VIP तौर पर वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। मुलाकात में घंटों का, मिनटों का या जो दौरानिया है मुलाकात का वो भी ख़त्म हो जाता है। सरकारी कैमरे भी आ जाते हैं, सहाफ़ी भी आ जाते हैं जो उनकी तस्वीरें भी खींचते हैं और फिर अखबारात की जीनत भी बनते हैं। तो क्या लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है? जो लोग आपकी इन बातों को समझेंगे नहीं कि ये भी एक चाल है। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि उन्होंने अपनी सफ़ों में इन जैसे जो मीर जाफ़िर और मीर सादिक हैं, फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल और इस तरह के दीगर जो लोग हैं, इनको कभी भी इन्होंने अपनी सफ़ों में नहीं घुसने देना। अगर घुस गए तो पहले लॉन्ग मार्चेस की तरह ये लॉन्ग मार्चेस भी वक्त से पहले फेल हो जाएंगे। फिर न कहना आप लोगों को हमने आगाह नहीं किया। तो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है। आसिम लॉ का जो बयानिया है वो शिकस्त खा रहा है और इमरान लॉ जो है वो प्रवेल करता जा रहा है। ज़रा देखिए, कल तक इमरान खान ने आसिम लॉ की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की तो उसके मुकाबले में आज इमरान लॉ की इस्तिलाह इस्तेमाल हो गई। इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी, इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं लीडर। कि वो जूता पहने तो फैशन, वो स्वेटर पहने तो ब्रांड, वो जैकेट पहने तो सर्दियों की सौगात, वो बालों का स्टाइल अपनाए तो सुबह हेयर स्टाइल बन जाए, वो आदमी बोले तो ट्रेंड बन जाए, उसकी तस्वीर आ जाए तो डीबियाँ साज जाएँ, अगर वो बात करे तो बात पे हज़ार हज़ार कॉलम लिखे जाएं। तो हजूर अब आप ख़ुद सोचिए, आपने उसे शिकस्त दी है या उसने आपको शिकस्त दी है। दरअसल वो आपकी पहुंच से दूर निकल गया है। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं। जब वो किसी को इज़्ज़त देता है या किसी को ज़िल्लत देता है तो लाजमी नहीं उसके हाथ में पावर हो। बाज़ औक़ात वो तख्त देकर ज़लील करवा देता है और बाज़ औक़ात जेल में रख कर इंतहा को पहुँचा देता है। इमरान खान आज जेल में है, इंतहा पे चला गया है, जबकि उसके तमाम सियासी मुखालिफ पावर में होने के बावजूद ना अपनी गली में जा सकते हैं, ना अपने महल्ले में जा सकते हैं, ना जलसा निकाल सकते हैं, ना जुलूस निकाल सकते हैं। इनके पास करने को कुछ नहीं, रोने को कुछ नहीं, हंसने को कुछ नहीं। और तो और जब सानिया मुरीद के होता है तो 2.5 साल से जेल में बंद बंदा उनको चुभता है कि वो जेल में बैठकर उन पर तंज कर रहा है। अल्लाह अकबर। जब ये मरियम नवाज़ ये बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि अल्लाह ही अल हक है जो सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये जो सूरत है, तहरीक इंसाफ को बचना चाहिए, उन पे अंदर से एक और अटैक की तैयारी हो रही है। हमारा लास्ट मौजू था कि आखिर क्यों शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो बंदों का पंजाब में कत्लेआम करें। शहबाज शरीफ ने अपने लंबे दौरे इक़्तिदार में 1000 बंदों को पंजाब में पंजाब पुलिस के ज़रिए से कत्ल करवाया था। कितने आदमियों को? 1000 बंदों को 700 बंदों को कत्ल करवाया था। जबकि मरियम नवाज़ ने इसी अपने
6-7 महीनों में 1000 से ज़ायद लोगों को पंजाब में कत्ल करवा दिया है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ना इनके लिए कानून है, ना इनके लिए आइन है। ये जब भी आते हैं इनका एक ही नज़रिया है कि पुलिस के ज़रिए से लोगों को कत्ल करवा दो। तो ये जो कत्ल करवाने की वीडियोज़ हैं ये भी लोगों के पास महफूज हैं, और चीखते चिल्लाते जो कब्रों में जा रहे हैं उनके सबूत भी मौजूद हैं। याद रखिए, मरियम नवाज़ अपने लिए कब्र तैयार करवा रही है। एक अल्लाह ताला की कब्र है और एक कानून की कब्र है। ये हो ही नहीं सकता कि 1000 लोग सीसीडी मार दे और कल इनकी हुकूमत ख़त्म हो तो इनको पूछेगा भी कोई नहीं। अगर शहबाज शरीफ पे FIR दर्ज हो सकती हैं तो मरियम नवाज़ पे ज़रूर FIR दर्ज होंगी। ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये किसी भूल भुलैयों में गुम हैं। लेकिन पंजाबियों की किस्मत देखिए कि उनको फौरी इंसाफ के लिए अदालतों की इस्लाह नहीं चाहिए, इन्हें रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, इन्हें आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहिए। भला कैसे मुमकिन है? आइन जो लोग खुद आइन को लिताड़ के आए हैं, जो फार्म 47 के ज़रिए से आए हैं, उन लोगों को क्या पता कि इंसाफ से चाहे जितना ही सलो क्यों ना हो माशरा ऊपर जाता है। ये जो लाशें उठा रही हैं इससे वक्ती तौर पर धूल तो बैठ सकती है। जैसे आप देखें किसी जगह पे अगर गर्द पड़ी हो तो उसके ऊपर पानी का छट्टा लगा दिया जाए तो वक्ती तौर पर वो जो उठने वाली राख है, जो गर्द है, वो बैठ जाती है। लेकिन उस जैसे ही वो पानी का छिड़काव ख़त्म होता है तो गर्द नीचे से उठ पड़ती है। इसी तरह जो बालों में खुश्की होती है, अगर तेल लगा दें तो वक्ती तौर खुश्की दब जाती है। जैसे ही तेल का असर ख़त्म होता है खुश्की निकल आती है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, लोगों के साथ इंसाफ करना। मेरे नबी ने ये तो नहीं कहा था कि ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना। ना, कुरान को देखना, सुन्नत को देखना, दोनों में ना मिले तो फिर अपनी विज़डम इस्तेमाल करना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना। और ये फार्मूला है कि अगर 99 गुनाहगार चले जाएं तो इंसाफ के निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक गुनाहगार इंसाफ के हाथों कत्ल हो गया तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये बैठ गया। तो ये इस सिस्टम पे इस्लाम का सिस्टम चला है। लेकिन पूरी दुनिया को रोल मॉडल दिखाने वाले मुसलमान आज अपने मुल्क में, अपने सूबे में पुलिस को ये इख्तियार दे के बैठे हैं कि जाओ लोगों की गर्दनें उतार दो। और हद तो ये है, हंस के जवाब देते हैं, फ्राई किया गया, हाफ फ्राई किया गया। हाय अल्लाह, कैसा इंसाफ है कि अपनी दहशत के लिए आपने पुलिस को ये दे दिया है। तो ये हालात वाक़यात हैं पंजाब में। तो मरियम नवाज़ सानिया मुरीद से नहीं बच सकती, बिल्कुल नहीं बच सकती। और ये अल्लाह ताला का इनाम है। ये जो मौजूदा सिस्टम है ये बेनकाब हो रहा है। और एक हमें ख़बर मिली है जी, उसके मुताबिक TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। इसमें जो इनिशियल बातचीत थी वो मुकम्मल हो गई है। और तहरीक के जो लब्बैक है TLP वाले हैं, उन्होंने अनकंडीशनली ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी हिमायत का ऐलान किया है कि हम इसमें शिरकत भी करेंगे और इसके लिए दुआ भी करेंगे। कल एक जत्था नमूदार हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जिनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से था। ये तमाम के तमाम लोग टिकट होल्डर थे TLP के। उनको पता चल गया ये कि TLP जो है वो दहशतगर्द जमात है। शुक्र है हमें भी उनसे पता चला कि जो खादिम हुसैन रिजवी था वो दहशतगर्द था, उसके बच्चे हैं वो भी दहशतगर्द हैं। तो लिहाजा इस सूरत में उन्होंने TLP से जो बरियत का इजहार किया है। तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं जो MQM के ख़िलाफ़ हुई, सरजमीन पार्टी बनी, तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया। माजी करीब में बेनज़ीर भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, रौस सिकंदर वगैरह जो उकाड़े से उठते थे पैट्रियट बनाकर, और अब TLP को तोड़ा जा रहा है। तो इसमें कहना सिर्फ ये था कि ये खुदा की नेमत होती है इन जैसे बंदों का किसी भी जमात से निकल जाना जो होते ही किसी और के। वगरना अगर ये नुकसान के लिए होता तो जिनको निकाला था आज वो शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए मिन्नतें न करते फिरते कि हमें वापस ले लो।
خدا کے لیے ہمیں خیرات دے دو۔ تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، تو سیاست کبھی مرتی نہیں ہے، وقتی طور مشکل ٹائم آ جاتے ہیں، اور یہ مشکل ٹائم بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا رکھا ہے اور اپنے عمل سے سکھا رکھا ہے، درس امت ہے۔ میرے نبی نے ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کیا، صبر سے مقابلہ کیا، حکمت سے مقابلہ کیا۔ میرے نبی کو شکست بھی ہوئی غزوہ احد میں، تو اس کے بعد جو غزوہ خندق ہے اور اس کے بعد جو فتح مکہ ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ اب فتح مکہ دوبارہ ہونی ہے، نہ غزوے ہونے ہیں، نہ میرے نبی نے دوبارہ شرکت کرنی ہے۔ درس امت یہ ہے کہ جو کوئی حق کی راہ پہ کھڑا رہا اللہ ان کو فتح دے دے گا، اور جو حق کے راستے سے ہٹ گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ میرے نبی کا ایک ایک لفظ صحیح، ایک ایک لفظ جنت کی بشارت، ایک ایک لفظ کی ادائیگی میرے رب کا حکم سے، کیونکہ جب نبی بولتا ہے تو میرا جب خدا بولتا ہے تو میرے نبی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ یہ ہمارا نبی کی شان ہے۔ تو اس کی ایک ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اے ایمان والو، اگر حق پہ ہو، سچے ہو، حالات جتنے بھی برے ہوں، آپ لوگ جیت جاؤ گے۔ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں عزت کس کے پاس ہے اور ذلت کس کے پاس ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو جھوٹ ہے وہ سچ پر غالب آ جائے۔ ہاں، سچ وقتی طور پر دب ضرور جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ یقین مانیے آپ کا جو فیڈ بیک ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو اپنی امان میں رکھے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔